नमस्कार साथियों। आज अपन देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। नमस्कार साथियों। आज अपन देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या भ्रूणी प्रेरण। इसी के अंदर अपन कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या होता है, स्पीमान और मैनगोल्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और भी कुछ डेफिनेशंस है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आज अपन इनको देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। साथियों, अपन ने इससे पहले एम्ब्रियोलॉजी का प्रोसेस पूरा पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने फर्टिलाइजेशन, जायगोट बनता है, उसके बाद क्लीवेज देखा था, ब्लास्टुला कंडीशन आती है, उसके बाद गेस्टुलेशन आता है। तो गेस्टुलेशन में कोशिकाएं विभेदित हो जाती है और अपने अपने काम के अनुसार व्यवस्थित होती है, और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाला प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लास्टुला अवस्था तक जो कोशिकाएं होती है, सारी कोशिकाएं अभी विभेदित नहीं होती है, सारी कोशिकाएं समान होती है, कोई भी कोशिका कुछ भी बना सकती है, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन आगे चलकर अब उनको अपने अपने कार्य के हिसाब से विभेदित होना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले कि कौन निर्देशित करता है कि पर्टिकुलर ये पार्ट, ये कोशिकाएं ये भ्रूण का ये पार्ट बनाएगी, ये वाली कोशिकाएं ये बनाएगी। तो इसके लिए कुछ निर्देश की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ होती है कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाएगी। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या भ्रूणी प्रेरण जो होता है, यानी कोई चीज़ उनको विभेदित होने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वो चीज़ भ्रूणी प्रेरण कहलाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि भ्रूण के एक भाग की कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं को विभेदित होने के लिए प्रेरित करना भ्रूणी प्रेरण कहलाता है। द कैपेसिटी ऑफ सम पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो या अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन टू इवोक ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट रेस्पॉन्स इन अदर पार्ट ऑफ सेल्स। और ये कंडीशन कब आती है साथियों? ये याद रखनी कि ये कंडीशन ब्लास्टुला, लेट ब्लास्टुला अवस्था या अर्ली गेस्टुला अवस्था तक में ये कंडीशन प्रारंभ होती है। द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वर रिपोर्टेड बाय हेंस स्पीमान और हर स्टूडेंट मैनगोल्ड। ये इसकी स्टूडेंट थी, इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था 1924 के अंदर। एक्सपेरिमेंट क्या था साथियों, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि स्पीमान और मैनगोल्ड ने हेट्रोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया, यानी पर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन आप जानते हो साथियों कि किसी भी ऑर्गन को एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसप्लांट करना या प्रत्यारोपण करना, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने हेट्रोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया। हेट्रोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन क्या होते हैं? एक ही जीनस की दो अलग अलग जातियों के बीच में अगर प्रत्यारोपण कर रहे हैं तो वो हेट्रोप्लास्टिक या विषम प्रत्यारोपण कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने स्पीमान ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण प्रयोग किया। कौन सा, किस टाइप का प्रत्यारोपण था? हेट्रोप्लास्टिक प्रत्यारोपण था। किसके अंदर किया, कौन सा एनिमल में किया? तो ये एम्फीबिया का एक न्यूट है एनिमल, जिसका जीनस है ट्राइटूरस। ये याद रखना आपको। ट्राइटूरस की दो जातियों के बीच में इसने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण। कोई पार्ट एक से उठाकर दूसरे के अंदर ग्राफ्ट किया। तो ट्राइटूरस की दो जातियों के बीच में प्रत्यारोपण किया था, ट्राइटूरस क्रिस्टेटस और ट्राइटूरस टीनियसिस के बीच में वो आगे आएगा। आपको वो जातियों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और उनको आपको एग्जाम में अगर आता है तो लिखना है। अब यहाँ पर प्रत्यारोपण शब्द आ रहा है तो अपने को प्रत्यारोपण के प्रकार भी समझना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण किस प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यारोपण को मौन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑटोप्लास्टिक प्रत्यारोपण, जिसे स्व रोपण भी कहते हैं। इसके अंदर
सेम एम्ब्रियो या सेम एनिमल का कोई भी एक पार्ट काट कर उसी एनिमल उसी एम्ब्रियो के अंदर किसी दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसमें एम्ब्रियो या एनिमल चेंज नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ से कोई भी कान हटाकर दूसरी जगह जोड़ देना, ये ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। दूसरा है होमोप्लास्टिक सम प्रत्यारोपण। इसके अंदर एक ही जाति के दो अलग अलग एम्ब्रियो लेंगे और उसके अंदर एक में एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट हटाकर दूसरे पार्ट में ग्राफ्ट कर देंगे। एक डोनर होगा, एक रिसीवर होगा, लेकिन स्पीशीज एक ही होगी। जैसे राना टिग्रिना एक ही स्पीशीज के दो एम्ब्रियो के अंदर आपस में ट्रांसप्लांटेशन होमोप्लास्टिक होगा। तीसरा है हेट्रोप्लास्टिक, जो स्पीमान ने किया था। ये आ गया शब्द हेट्रोप्लास्टिक या विषम प्रत्यारोपण। इसके अंदर क्या होगा, एक ही जीनस की दो अलग अलग जातियों के अंदर किसी भी अंग का प्रत्यारोपण करेंगे। जीनस सेम होगा, जैसे ट्राइटूरस और जातियां अलग अलग है। ट्राइटूरस क्रिस्टेटस और ट्राइटूरस टीनियटस जो है दो अलग अलग जातियों के अंदर ट्रांसप्लांटेशन किया। और जीनोप्लास्टिक जो है दो डिफरेंट जीनस के बीच में किया। मान लो राना टिग्रिना और पाइपा अमेरिकाना दो जीनस भी चेंज हो गए हैं, तो उसके अंदर अपन कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो वो जीनोप्लास्टिक या पर प्रत्यारोपण कहलाएगा। तो ये प्रकार भी आपको याद रखने हैं। ये डायग्राम भी बता रखा है। एक ही भ्रूण का कोई पार्ट दूसरी जगह ऑटोप्लास्टिक, होमोप्लास्टिक। इसके अंदर स्पीसीज सेम है, इसमें जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है हेट्रोप्लास्टिक में, और इसमें डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट जीनस हो जाएंगे। तो मैनगोल्ड और स्पीमान ने एक ही जीनस की दो अलग अलग जातियों में ट्राइटूरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, हेट्रोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया। दो अलग अलग जातियाँ कौन कौन सी थी, ये आ गया ट्राइटूरस क्रिस्टेटस और ट्राइटूरस टीनियटस। इसने क्या किया, इन दोनों ने बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट था कि जो अर्ली गैस्ट्रुला होता है, इन ट्राइटूरस क्रिस्टेटस का जो अर्ली गैस्ट्रुला था, जो अनपिगमेंटेड था, इसके यहाँ से एक डोर्सल लिप का पार्ट उठाया और इसको ट्राइटूरस टीनियटस के गैस्ट्रुला के वेंट्रल पार्ट के यहाँ पर रख दिया। उठाया क्या था, डोर्सल लिप, पृष्ठीय ओष्ठ। साथियों ये शब्द याद रखना बहुत ज़रूरी है। डोर्सल लिप जो होता है ये गैस्ट्रुला में बनता है। डोर्सल लिप जो ब्लास्टोपोर होता है उसके पास में एक स्थान होता है, कोशिकाएं होती है जिसे डोर्सल लिप कहते हैं। इस पार्ट को यहाँ से उठाया और ट्राइटूरस टीनियटस में यहाँ पर गैस्ट्रुला में रख दिया। और इस एक्सपेरिमेंट को, इसका जो रिजल्ट आया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला मेडिसिन का। आगे इन्होंने देखा कि हुआ क्या उससे, इसके रखने से क्या होगा। जो रिसीवर जो था, उस रिसिपिएंट जो था ट्राइटूरस टीनियटस, उस गैस्ट्रुला से दो एम्ब्रियो बन गए। एक तो पूरा एम्ब्रियो बना और एक एम्ब्रियो का थोड़ा सा पार्ट बना। उसके अंदर इन्विजिलेशन हो गया और उसके अंदर नोटोकॉर्ड डेवलप हो गई, कुछ सोमाइट्स डेवलप हो गई, और उसके अंदर एक्टोडर्म और न्यूरल ट्यूब का निर्माण भी हुआ। और यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स जो है ज़्यादा डेवलप हो गए और एक सेकेंडरी एम्ब्रियो और डेवलप हुआ जो टीनियटस था। अभी डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि इसने ग्राफ्ट किया, यहाँ से उठाया पार्ट, और यहाँ जो अर्ली गैस्ट्रुला है ये ब्लास्टोपोर के पास होता है, डोर्सल लिप, इसको उठाकर लेटरल लिप वेंट्रल लिप के यहाँ रखा। तो इससे तो ओरिजिनल एक बनने था न्यूट। उसके अलावा एक ये देखो, इसके साथ एक ट्वीन और बन गया, इसके साथ एक पार्ट और बन गया जिसको सेकेंडरी एम्ब्रियो कह रहे हैं। तो ये सेकेंडरी एम्ब्रियो क्यों बना, अब सवाल ये आता है। ये और कलरफुल डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पर डोर्सल लिप है, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ वेंट्रल लिप के यहाँ रखा। साथियों इसके अंदर दो एम्ब्रियो इसलिए डेवलप हो गया कि एक तो इसके अंदर पहले रिसीवर के अंदर एक तो डोर्सल लिप पहले था जो निर्देश दे रहा था, जिससे तो कंप्लीट बन गया। उसके अलावा इसके अंदर एक डोर्सल लिप का पार्ट और आ गया, दो निर्देशित करने वाले हो गए, तो इसीलिए इसके अंदर दो एम्ब्रियो बन गए। तो ये पता चला कि ब्लास्टोपोर के जो पास में जो डोर्सल लिप होता है उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो कोशिकाओं को निर्देशित करता है कि आपको आगे डेवलपमेंट करना है। तो निर्देशित करने वाले, क्योंकि यहाँ पर टीनियटस जो था, रिसिपिएंट जो था, उसमें क्या हो गए, दो निर्देशक हो गए, है ना। एक तो ओरिजिनल उसका था, एक दूसरा आपने ग्राफ्ट किया, तो दो निर्देशित होने के कारण दो उसमें एम्ब्रियो डेवलप हो गए। तो हेंस विमान ने ये कंफर्म किया कि जो डोर्सल लिप होता है अर्ली गैस्ट्रुला का,
वही आगे के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है। इसीलिए इसको एम्ब्रियोनिक इंडक्टर या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर नाम दिया इसको। हेस्पिमांस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं इसको, जो आगे के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार डोर्सल लिप प्राइमरी इंडक्शन कहलाता है या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहलाता है। उसके बाद कुछ और अंग होंगे जिसको सेकेंडरी इंडक्शन या सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर कहेंगे। अब सवाल आता है जो ऑर्गेनाइजर होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। आपको समझ में आ गया कि इन्होंने प्रयोग क्या किया। ट्रांसप्लांट 2 गैस्ट्रुला लिए, 2 के, एक ट्राइटूरस क्रिस्टेटस और एक ट्राइटूरस टीनेटस। इसके गैस्ट्रुला का डोर्सल लिप का पार्ट उठाकर इसके वेंट्रल लिप के यहाँ रख दिया। इसमें डेवलपमेंट देखा तो इसमें 2 एम्ब्रियो बन गए। एक तो मेन एम्ब्रियो था, उसके साथ जुड़ा हुआ एक सेकेंडरी एम्ब्रियो था जिसका कुछ पार्ट डेवलप हो गया था। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास एक डोर्सल लिप यानी एक ऑर्गेनाइजर और आ गया, इसीलिए ये हुआ। तो ये तो रिजल्ट हो गया। और एक्सपेरिमेंट क्या था और रिजल्ट क्या था, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला था कि ये ऑर्गेनाइजर जो होता है में डोर्सल लिप होता है, जिसे स्पीमांस के सम्मान में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर नाम दिया। क्या विशेषता होती है ऑर्गेनाइजर की? कि ऑर्गेनाइजर जो होता है वो सेल्फ डिफ्रेंशिएट डोर्सल मेसोडर्म में डिफ्रेंशिएटेट कर सकता है। उसके अलावा ये सोमाइट्स का निर्माण करता है। उसके अलावा न्यूरल ट्यूब का निर्माण कर सकता है। और उसके अलावा ये आगे के गैस्ट्रुलेशन की जो मूवमेंट होती है उसको निर्देशित कर सकता है। ये इसकी विशेषताएं होती है। सारी चीज़ें तो नहीं बन सकती है उससे, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बनती तो पूरा 2 कंप्लीट एम्ब्रियो बनते हैं, लेकिन 2 कंप्लीट नहीं बने हैं। तो कुछ पार्ट्स का निर्माण ये करता है और प्रारंभ ये करता है। उसके बाद एक डेफिनेशन और आएगी, न्यूकूप सेंटर। जब स्पीमान और इसका एक्सपेरिमेंट किया था उस समय न्यूकूप सेंटर की खोज नहीं हुई थी। उसके बाद वैज्ञानिकों ने आगे देखा कि डोर्सल लिप के पास ही डोर्सल वेजिटल पार्ट की कुछ कोशिकाएं जो होती है ब्लास्टुला स्टेज में ही जो है वो निर्देशित करने की क्षमता रखती है। उसको न्यूकूप सेंटर कहते हैं। तो न्यूकूप सेंटर कहाँ होता है? अर्ली ब्लास्टुला के यहाँ पर डोर्सल और वेजिटल पार्ट पर होता है। इससे न्यूकूप वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए न्यूकूप सेंटर कहते हैं। और आगे चलकर इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा, क्योंकि ये डोर्सल लिप से भी पहले कोशिकाओं को निर्देशित करने की क्षमता रखता है, इसीलिए बाद में इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि न्यूकूप सेंटर जो होता है, ये देखो, ये अर्ली ब्लास्टुला अवस्था है। अर्ली ब्लास्टुला में एक ग्रे क्रेसेंट होगा एम्फीबियम में, और ये डोर्सल लिप होगा जो जिसको स्पीमान ने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा था। उसके बाद न्यूकूप ने इसको डोर्सल वेंट्रल साइड पर एक पार्ट होता है कोशिकाओं का, इसी के समीप इसको न्यूकूप सेंटर, आप जब भी क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बना सकते हो। न्यूकूप सेंटर जो होता है ये अर्ली ब्लास्टुला अवस्था में होता है और डोर्सल और वेंट्रल साइड पर होता है, इसे न्यूकूप सेंटर कहेंगे। अब आता है कुछ केमिकल्स जो ये प्रेरण कर रहे हैं साथियों। इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेट होते हैं और आगे दूसरी कोशिकाओं को डिफ्रेंशिएशन के लिए प्रेरित करते हैं। ये ऐसे केमिकल्स में एक आता है मॉर्फोजन। मॉर्फोजन ए सब्सटेंस दैट सिक्रेटेड बाय वन ग्रुप ऑफ सेल दैट इन्फ्लुएंस और द डिफ्रेंशिएशन टू अनदर ग्रुप ऑफ सेल। ये कुछ विशेष प्रकार का केमिकल होता है जो कुछ कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेट होता है और दूसरी कोशिकाओं को विभेदित होने के लिए प्रेरित करता है। इन्हें मॉर्फोजन्स कहते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होती है साथियों, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के नाम आएंगे। जब भी मैकेनिज्म अगर पूछी जाती है तो ये थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कुछ टेक्निकल वर्ड याद रखने होंगे। सबसे पहले BMP4 या बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जो होती है, ये प्रोटीन होती है जो वेंट्रल गैस्ट्रुला के द्वारा सिक्रेट होती है और आगे के डेवलपमेंट को प्रेरित करती है। BMP4 जो होता है वो कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन के साथ जुड़कर कोशिकाओं के एपिडर्मिस निर्माण में भाग लेती है। इफ द एक्टिविटी ऑफ BMP4 इज ब्लॉक्ड, द एक्टोडर्म विल फॉलो द डिफॉल्ट पाथवे और डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण भी एक्टोडर्म से होता है। द सेल्स इन द डोर्सल गैस्ट्रुला सिग्नलिंग सेंटर सिक्रेट सम अदर प्रोटीन विच इज नोन एज कोडीन और नोगीन। ये 2 प्रोटीन और BMP4
कोडिन और नोगिन, ये 3 प्रोटीन के नाम आपको याद रखने होंगे। कोडिन एंड नोगिन बाइंड्स टू BMP4 इन द रीजन वेयर द न्यूरल प्लेटफॉर्म्स एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी। ये इसके एंटागोनिस्टिक काम करती है और इसको ब्लॉक कर देती है। तो ये कोडिन और नोगिन जो होती है, इनके नाम भी याद रखने। ये बहुत अच्छा एक डायग्राम बना हुआ है। ये 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म हो गई। ये एक प्रकार का फैट मैप है। CNS ये नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, नोटोकॉड हो गई। इसके अंदर वेंट्रल रीजन से BMP4, CV2, XLR, ये कुछ प्रकार की प्रोटीन होती है जो सीक्रेट होती है। और स्पिमांस के ऑर्गेनाइजर जो है डोर्सल पार्ट से कोडिन और नोगिन जो मेन प्रोटीन होती है वो सीक्रेट होती है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। तो अपन ने यहाँ पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को कंप्लीट समझने की कोशिश करी कि भ्रूण के एक पार्ट की कोशिकाएं दूसरे पार्ट को विभेदित करती है। तो आपको यह परिभाषाएं याद रखनी है और कुछ प्रोटीन्स या केमिकल्स के नाम याद रखने हैं। तो इस प्रकार आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वालों को भी ये टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ये सारे आपको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करनी है। हिंदी में भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। इसको अच्छी तरह से वीडियो से समझना है, नोट्स को पढ़ना है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। धन्यवाद।